रिसाइकल प्लास्टिक बोतल वाला। एक गांव में चिंटू नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही समझदार था। वो रोज खेतों से ताज़ी सब्जियां लेकर शहर बेचने जाया करता था, लेकिन शहर में पड़े प्लास्टिक की बोतलों के ढेर देखकर वो परेशान हो जाता था। न जाने लोगों को कब अकल आएगी, इतना प्लास्टिक फेंकते हैं, इससे तो सारी धरती खराब हो रही है। और अगर किसी जानवर ने इसे खा लिया वो तो बच ही नहीं सकता। एक दिन जब वो शहर से गांव वापस आ रहा था तो उसने एक बोर्ड पर लिखा पढ़ा, प्लास्टिक के कचरे को रिसाइकल कीजिए, कचरे से कुर्सी, टेबल और रोजमर्रा की वस्तुएं बनाइए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। घर वापस आकर चिंटू सारी रात बोर्ड वाली बात के बारे में सोचता रहा। अगले दिन जब वो शहर गया तो वह उस लिखे हुए पते पर जा पहुंचा। वहां उसे एक महिला मिली। उस महिला से चिंटू ने पूछा, मैडम, मैंने कल ये बोर्ड पढ़ा था, क्या हम प्लास्टिक को वाकई में रिसाइकल कर सकते हैं? चिंटू की बात सुनकर मैडम ने जवाब दिया, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है। हमारी संस्था बचे हुए प्लास्टिक से कई नई तरह की काम की चीजें बनाना सिखाती है। अगर आप चाहें तो हम भी आपको इसकी ट्रेनिंग दे सकते हैं। इससे वातावरण शुद्ध होगा, आपकी आमदनी होगी और कचरा बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। चिंटू को मैडम की कही बात बहुत अच्छी लगी। अब जब भी वो शहर से गांव वापस जाता तो अपनी गाड़ी में प्लास्टिक का कचरा भर लेता और उसे अपने खेत में जमा कर देता। धीरे धीरे उसके खेत में प्लास्टिक का ढेर लग गया। यह देखकर गांव के सरपंच ने चिंटू से कहा, अरे चिंटू बेटा, तू पागल हो गया है क्या? सारे शहर का कचरा उठाकर गांव में जमा कर रहा है, अपनी जमीन खराब करेगा क्या? नहीं काका, कुछ ही दिनों की बात है, आप देखना, मैं इस प्लास्टिक के कचरे से काफी जरूरत की चीजें बनाऊंगा। गांव के सभी लोग चिंटू का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन चिंटू ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगा रहा। चिंटू की मेहनत रंग लाई और उसने प्लास्टिक के कचरे से रोजमर्रा की चीजें जैसे कुर्सी, टेबल, बोतलें और कई तरह की रोजमर्रा की काम आने वाली चीजें बनानी शुरू की और उन्हें बेचना शुरू किया। उसकी बनाई चीजें देखकर गांव वाले हैरान रह गए। अरे चिंटू बेटा, ये सब प्लास्टिक के कचरे से बना है क्या? हाँ काका, ये सब उसी कचरे से बना है। अरे ये तो काफी मजबूत है और सस्ता भी। अब चिंटू सामान बनाकर शहर जाकर बेचने लगा। इस तरह चिंटू की एक सोच ने दो समस्याओं का समाधान कर दिया। एक तो उसे रोजगार मिल गया और दूसरे शहर से प्लास्टिक का कचरा रिसाइकल होने लगा। चिंटू के प्लास्टिक को रिसाइकल के कार्य के लिए पहले पंचायत ने और फिर राज्य सरकार ने उसे सम्मानित किया। गोल्डन भैंस की स्विमिंग पूल। बिलासपुर नाम के एक गांव में रतन करके एक किसान अपने दोनों बेटे विशाल और शेखर के साथ रहता था। रतन के पास 2 एकड़ की जमीन थी, लेकिन एक पूरे एकड़ में बहुत बड़ा चट्टान और पत्थर थे। इसीलिए रतन सिर्फ एक ही एकड़ में खेती करता था। रतन के बड़ा बेटा विशाल एक बेवड़ा था। दिन भर वह दोस्तों के साथ पीता था और जुआ भी खेलता था। लेकिन शेखर के पास एक कला थी। वह पत्थरों पर मूर्तियां बनाकर बेचता था और घर के लिए कुछ कमा भी लेता था। एक दिन रतन ने ऐसा बोला, विशाल, तुम बड़े होते हुए भी बिल्कुल निकम्मा निकला है। देखो अपने छोटे भाई को, वह कुछ न कुछ करके पैसे कमाता है। कुछ सीख अपने भाई से। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं और ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। ये बात सुनते ही विशाल को बहुत गुस्सा आता है। तभी वह एक जाली वसीयत बनाता है, जिसमें सारी जायदाद, घर और उसके 1 एकड़ का जमीन विशाल के नाम लिख देता है। लेकिन जो पत्थर वाली एकड़ थी वह शेखर के नाम लिख देता है। जब रतन सो रहा था, विशाल उसके अंगूठी की मुद्रा भी वसीयत पे लेता है। कुछ दिन के बाद रतन बीमार पड़ जाता है और गुजर जाता है। तभी विशाल रोने की नाटक करते हुए ऐसा बोला, अरे भाई शेखर, जो हो गया सो हो गया। चलो देखते हैं कि पापा जी ने कुछ वसीयत छोड़ी है कि नहीं। पापा तो अभी गुजरे हैं,
अभी इसकी क्या जरूरत है भैया? तभी शेखर की बीवी ऐसी बोलती है, देखने दो जी, ताकि ये पता चलेगा कि ससुर जी ने क्या सोचा है हमारे बारे में। तभी विशाल जाकर एक वसीयत अलमारी से बाहर निकालता है और पढ़ता है, मैं रतन अपने होशो आवाज में ये वसीयत लिख रहा हूं। मैं अपने बड़े बेटे विशाल को मेरा घर और उगने वाला 1 एकड़ का जमीन लिख रहा हूं और मेरे छोटे बेटे शेखर को चट्टान वाली 1 एकड़ जमीन लिख रहा हूं। ये सुनकर शेखर की पत्नी ऐसी बोली, ये तो सरासर अन्याय है जी, चलो हम पंचायत के पास जाते हैं। अरे नहीं, अगर पापा की इच्छा यही है तो हम उसको स्वीकार करना है। फिर शेखर को एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं उस चट्टान को निकालकर वहां पर एक अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल बनाऊं, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। फिर उसके बाद शेखर ने उस बड़े चट्टान को जेसीबी से निकालकर वहां पर खेत के नीचे एक अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल बना देता है और पत्थर को एक गोल्डन भैंस की मूर्ति की तरह बना देता है। उस भैंस को भूमि के ऊपर रखकर अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल को जाने के लिए उसके पेट में से एक स्लाइडर बना देता है। जैसे ही उसने सोचा, सारे गांव के बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सारे आकर उस सुंदर अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल को एंजॉय करने लगते हैं। उसी तरह वह बहुत सारा पैसा कमाता है, लेकिन उसका भाई विशाल उसके बुरे आदतों के वजह से घर और खेत बेचकर गरीब हो जाता है। सीख, इसीलिए बोलते हैं अन्याय और अधर्म से कमाया हुआ धन टिकता नहीं है। गोल्डन टेम्पल। एक समय की बात है, एक गांव में श्यामू नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और नेक था। वो सभी गांव वालों की बहुत मदद करता था। एक दिन श्यामू अपने खेतों में काम कर कर घर वापस आ रहा था। तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया। उफ, ये क्या है, मेरा तो पैर ही टूट जाता। श्यामू ने नीचे झुककर देखा, तभी उसे एक चमकीली चीज नजर आई। अरे ये क्या है, ये तो सोने जैसा चमक रहा है। श्यामू वहां खोद कर देखता है। वो देखकर हैरान रह जाता है। अरे ये सोने की भगवान की मूर्ति। चलो मैं इसे निकालकर गांव वालों को दिखाता हूँ। नहीं, मैं गांव वालों को यहीं बुलाता हूँ। श्यामू सभी गांव वालों को वहां बुलाकर लाता है। प्रधान जी, ये देखिए, ये सोने की भगवान की मूर्ति। हाँ श्यामू, ये मूर्ति तो अद्भुत है। मैंने बुजुर्गों से सुना था कि कभी यहाँ पर बहुत भव्य सोने का मंदिर होता था और उसमें सभी मूर्तियाँ सोने की थी। मंदिर तो नहीं रहा, लेकिन हमें ये मूर्ति मिली है। ये हमारे गांव का भाग्य चमकाएगी। आप ठीक कहते हैं सरपंच जी, हमें सोने की मूर्ति के लिए सोने का ही मंदिर बनाना चाहिए और बड़ी भव्यता से इसको वहाँ स्थापित करना चाहिए। सभी गांव वाले मंदिर बनाने के लिए सहमत हो जाते हैं और मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा शुरू करने लगते हैं। लेकिन सभी सोचते हैं कि ये सोने की मूर्ति तब तक कहाँ रखें। अरे भाइयों, इसमें सोचना क्या है, श्यामू को मिली है तो श्यामू ही इसकी रक्षा करेगा। क्यों, ठीक है ना श्यामू? हाँ सरपंच जी, बिल्कुल, ये मेरी जिम्मेदारी है। श्यामू उस भगवान की सोने की मूर्ति को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर अपने घर पे रखता है और इधर गांव वाले मंदिर के निर्माण की तैयारी करते हैं। लेकिन दो चोर सोनू और मोनू उस मूर्ति को चुराने की प्लानिंग करते हैं। अरे मोनू, गांव वाले तो बेवकूफ़ हैं, इतनी महंगी मूर्ति को मंदिर में सजाएंगे। क्यों ना आज रात श्यामू के घर में घुसकर उस मूर्ति को चुरा लिया जाए, बहुत पैसे बनेंगे। हाँ सोनू, तुम ठीक कहते हो। रात को जैसे ही वो दोनों चोर श्यामू के घर मूर्ति चुराने के लिए घुसते हैं, तभी आवाज से श्यामू की नींद खुल जाती है। कौन है वहाँ, चोर पकड़ो। और वो लाठी लेकर उन दोनों के पीछे भागता है। श्यामू की आवाज सुनकर सभी गांव वाले जाग जाते हैं और दोनों चोरों की मिलकर खूब पिटाई करते हैं। गांव वाले मेहनत और लगन से एक सोने का मंदिर तैयार करते हैं और उस मंदिर में उस सोने की मूर्ति को स्थापित करते हैं। सरपंच जी, मंदिर भी बन गया और मूर्ति भी स्थापित हो गई, लेकिन अब इसकी रक्षा कौन करेगा? ये कोई सवाल है भला? मंदिर और मूर्ति की रक्षा श्यामू ही करेगा। क्यों श्यामू?
जी सरपंच जी, ये मेरा सौभाग्य होगा। और श्यामू सोने की मंदिर और सोने की मूर्ति की रक्षा करने लगता है, क्योंकि सोने का मंदिर उस गांव की शान था। आसपास के सभी गांव वाले उस गांव को सोने के मंदिर वाले गांव से जानने लगते हैं। भूमिगत सोने का ट्रेन। चांदीपुर के एक गांव में गोपी और रंगा करके 2 करोड़पति हुआ करते थे। उनके पास बड़े बड़े बंगले और बहुत सारा पैसा था, इसीलिए उनकी एक दूसरे से जमती नहीं थी। लेकिन वह दोनों बहुत बड़े बुद्धू थे। गांव में हमेशा गोपी और रंगा के बीच में कंपटीशन लगा रही थी कि कौन नया चीज खरीदेगा। एक दिन रंगा ने उसके असिस्टेंट रूपेश को बुलाकर ऐसा बोला, अरे ओ रूपेश, पता करो वो गोपी आजकल क्या कर रहा है। मैंने सुना है कि वह कुछ खरीद रहा है। अरे महाराज, गोपी साहब तो एक सोने की कार खरीद रहे हैं। सोने की कार? उसके पास इतना सारा पैसा कहां से मिला रे? महाराज, गोपी साहब तो अपना पूरा जायदाद, बंगला, जमीन, भेड़, बकरी सब बेच डाले और ऐसे ही आए हुए पैसे से सोने का कार खरीद रहा है। कुछ दिन के बाद गोपी ने उसका पूरा जमीन बंगलो बेचकर एक सोने का कार खरीदता है। रहने के लिए एक झोपड़ी बनाकर उसके सामने ही सोने की कार को रखता है। मालिक, जैसा बोला उस गोपी ने ऐसा ही किया। उसने एक सोने का कार खरीद कर रखा। अबे ओ नालायक, तुम भी कुछ सोच के बताओ कि अब मुझे क्या करना है। मैं क्या खरीदूं ताकि पूरे गांव के लोग चौंक जाएं। उसके बाद रंगा ने बहुत सोचा और एक आइडिया निकालता है। फिर उसके असिस्टेंट रूपेश को बुलाकर एक भूमिगत सुरंग खोदने के लिए बोलता है। कुछ दिन के बाद जब भूमिगत सुरंग बन जाती है, तब वह एक सुनार को बुलाकर सोने का ट्रेन बनाने के लिए बोलता है। मालिक, सोने का ट्रेन? आप सोच के बात कर रहे हैं ना? सोने का ट्रेन के लिए आपके पास पैसे कहां से आएंगे? तुम इसकी चिंता मत करो, तुम बस काम करो। फिर रंगा ने उसका भी पूरा जमीन बंगलो बेचकर उस भूमिगत सुरंग में सोने का ट्रेन बना देता है और गांव में ऐलान कर देता है कि उसके पास एक ऐसी चीज है जो सब देखकर चौंक जाएंगे। सभी गांव के लोग उस सुरंग के पास इकट्ठे हो जाते हैं। तभी रंगा के इशारे पर भूमिगत सुरंग से एक सोने का ट्रेन बाहर निकलता है। सभी गांव के लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं। वह ट्रेन पूरी सोने की थी, इसीलिए गोपी भी उसे देखकर चौंक जाता है। फिर गोपी रंगा के असिस्टेंट रूपेश को बुलाकर ऐसा बोला, अरे ओ रूपेश, तुम्हारा सेठ ने तो कमाल कर दिया रे। मुझे भी कुछ आइडिया दो ना। अरे मालिक, रंगा मालिक ने तो सोने का ट्रेन बना दिया। अब उससे भी अच्छा बोले तो डायमंड का एरोप्लेन बना दो, सब हैरान हो जाएंगे। ऐसा बोलकर वहां से चला जाता है, लेकिन मन ही मन में ऐसा सोचता है, इन बुद्धुओं को सबक सिखाना है। मैं गोपी के सोने का कार और रंगा के सोने का ट्रेन को चुरा कर दूसरा शहर भाग जाता हूं, उधर मैं आराम से जीऊंगा। ऐसा ही रूपेश ने एक रात को सोने की कार और ट्रेन को चुरा कर लेके जाता है। दोनों को बेचकर आराम से जीने लगा और यहां पर सब खोने के बाद रंगा और गोपी करोड़पति से भिखारी बन जाते हैं और सड़क पे भीख मांगने लगते हैं।